गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास में हम इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। हमारा कक्षा 6 का पहला चैप्टर चल रहा है, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, अर्थात इतिहास को जानने के स्रोत। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पिछली क्लास की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस क्लास की वीडियो डाल दूंगा, आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूर्व ऐतिहासिक काल में हमें इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत मिले, जिस तरह से, क्योंकि उस समय इंसान पढ़ना लिखना तो नहीं जानता था, लेकिन उनके मिट्टी के बर्तन मिले, उनके हथियार मिले, खिलौने मिले, सिक्के मिले, वो पूरा ऐतिहासिक काल की बात थी। उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल में भी कुछ स्रोत हमें मिले, हालांकि उस तरह के स्रोत मिले, लिखना पढ़ना तो जानता था लेकिन उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे ताम्रपत्र मिले, भोजपत्र मिले, इस तरह के शिलालेख मिले। तो उसके बाद हम आए थे ऐतिहासिक काल पर। ऐतिहासिक काल में मिलने वाले स्रोतों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो पुरातात्विक स्रोत था, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएंगे क्या क्या पुरातात्विक स्रोत मिले। आज बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, कि ऐतिहासिक काल में क्या क्या साहित्यिक स्रोत मिले जिनसे हमें पता चला कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत हमारे 3 तरह के हैं। पहले तो हमारे धार्मिक साहित्य हैं, जो विशेष धर्म से संबंधित हैं, जिनसे हमें पता चलता है वहां की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में। उसके साथ साथ धर्मेतर साहित्य भी है। धर्मेतर साहित्य से हमारा मतलब है जो धर्म से तो संबंधित नहीं है, लेकिन धर्म से संबंधित जो साहित्य है उनसे अतिरिक्त जो साहित्य मिले हैं उनको धर्मेतर साहित्य कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ विदेश यात्रियों ने हमारे यहाँ यात्रा की, किसी के शासन काल में यात्रा की, अलग अलग शासन काल में उन लोगों ने यात्रा की, और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। उन यात्रा वृत्तांत से भी हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। आपकी सुविधा के लिए मैंने साहित्यिक स्रोतों को प्रश्नों में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है, वेदों से हमें किस काल का पता चलता है। देखिए, हमें वेद मिले, तो वेदों से हमें किस काल का पता चलता है? वेदों से हमें वैदिक काल का पता चलता है कि वैदिक काल में क्या क्या होता था, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह की आर्थिक उनकी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था उनकी किस तरह थी। तो इसमें वैसे तो वेद से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पूरी वीडियो इस पर बन सकती है, क्योंकि वेदों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन हम कक्षा 6 को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें मैं ज्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं वेदों से संबंधित एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वेदों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो यही याद रखना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको इसी क्रम में याद करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। वैदिक जो काल था 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद का जो काल था वो ऋग्वेदिक काल था। तो आपको चारों वेदों के नाम लिखने हैं। उसके साथ साथ वेद एक ऐसे साहित्य हैं जो मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए। वैसे तो जितने भी साहित्य मनुष्य लिखते हैं, लेकिन ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए, तो इनको वेदों का एक दूसरा नाम भी होता है, इनको श्रुति भी कहते हैं। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न आपका यह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बार प्रतियोगिता में पूछ लिया जाता है श्रुति किसे कहते हैं। तो वेदों का ही दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति से मतलब है सुना हुआ, अर्थात जब ऋषि मुनियों ने तपस्या की तो उन्हें ये सुनाई पड़े, उन्हें सुनाए गए, फिर उनसे वे उनके शिष्यों में गए, उनसे उनके शिष्यों से फिर आम जनमानस में वेद पहुंचे। तो वेदों को लिखित नहीं है कि किसने लिखा, हाँ, वेदों को लिपिबद्ध जरूर किया गया। एक प्रश्न आपका यह भी हो सकता है कि वेदों को किसने लिपिबद्ध किया। तो वेदों को जो लिपिबद्ध किया है वो महर्षि वेद व्यास ने किया है। हालांकि उन्होंने इनकी रचना नहीं की है, लेकिन लिपिबद्ध करने का काम
महर्षि वेदव्यास ने किया है। तो ये प्रश्न भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं रामायण की। आपको रामायण के बारे में भी काफी कुछ पता होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को रामायण के बारे में नहीं पता, तो रामायण से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। देखिए दो चीज है, एक रामायण है, एक रामचरितमानस है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। रामायण की जो रचना की गई वो महर्षि वाल्मीकि ने की, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। और रामायण और महाभारत से किस काल का पता चलता है? देखिए जो रामायण का काल था, भगवान श्री राम का काल था, उसके बारे में पता चलता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, किस तरह की व्यवस्था वहां पर चलती थी, तो उसमें हमें रामायण से पता चलता है। इसी तरह से महाभारत से हमें महाभारत कालीन जो समाज था उसके बारे में पता चलता है कि उस तरह किस तरह से वहां पर युद्ध होते थे, किस तरह से बंटवारा होता था, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो वो सारी व्यवस्था, महिलाओं की दशा कैसी थी, वो हमारी महाभारत से पता चलती है। तो यानी अपने अपने काल में, महाकाल में जो कालीन काल था उसके बारे में हमें रामायण महाभारत से पता चल जाता है। उसके साथ साथ देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का किससे पता चलता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध साहित्य थे, उनसे पता चलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी, वो सब हमारा जैन और बौद्ध साहित्य से पता चलता है। देखिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न कई बार पूछा भी गया है प्रतियोगिता परीक्षा में, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जातक कथाओं में ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। पहला प्रश्न तो यही है कि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले वे क्या थे, उनके जन्मों के बारे में इसमें दिया गया है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं इसमें जातक कथाओं में दी गई है। तो ये हमारे हुए धार्मिक साहित्य जिनसे हमें पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। अब बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बाद धर्मेतर साहित्य, यानी जो धार्मिक साहित्य से अलग साहित्य है उनको धर्मेतर साहित्य कहते हैं। जैसे एक है आपका राजतरंगिणी, एक पुस्तक है राजतरंगिणी। इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो राजतरंगिणी की जो रचना है वो कल्हड़ ने की। ये आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, पुस्तक का नाम आ जाता है राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो उसकी रचना कल्हड़ ने की। और राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? ये भी आ जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक जो है उसमें किस चीज का पता चलता है, हमें किस चीज का वर्णन है? तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किन किन शासकों का शासन था, किस तरह की व्यवस्था थी, वो कल्हड़ ने राजतरंगिणी में उसका वर्णन किया है। इससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना जो थी कौटिल्य ने की, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी था। चाणक्य भी आ सकता है, कौटिल्य भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र की रचना जो थी वो कौटिल्य ने की थी। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी, उस सब का वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। तो इससे हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है। उसके बाद बात करते हैं इंडिका की। इंडिका एक यूनानी राजदूत थे, उन्होंने वर्णन की थी मेगास्थनीज ने इंडिका की। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि क्योंकि इसके बाद धार्मिक साहित्य हमारे हो गए, उसके बाद धर्मेतर साहित्य हो गए, उसके बाद बात करते हैं विदेशी यात्रियों के वृतांत। जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने
अपने वृत्तांत लिखे, अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, तो उनमें एक पुस्तक थी इंडिका। उसकी रचना जो थी, जो यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, उन्होंने की थी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिका की रचना किसने की थी। दूसरा, इंडिका में किसका वर्णन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की इसमें झलक है इस पुस्तक में। यानी इंडिका को आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की व्यवस्था किस तरह थी, किस तरह की तब राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरह आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था किस तरह थी। तो उससे आपका इंडिका से हमें पता चल जाता है। अब बात करते हैं फाहियान की। देखिए, चंद्रगुप्त का वर्णन किस विदेशी ने दिया? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हो गया, उसके बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल भी था। गुप्त काल का वर्णन जो था, एक चीनी यात्री थे फाहियान, उन्होंने यहां पर आए गुप्त काल में, उन्होंने अपने यात्रा विवरण लिखा। तो उनके यात्रा विवरण से हमें पता चल जाता है। तो ये भी आ सकता है कि फाहियान कब आए थे? तो वे गुप्त काल में आए थे। इसी तरह से एक हर्षवर्धन शासक थे, हर्षवर्धन के शासन का विवरण किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो हर्षवर्धन के शासन में एक चीनी यात्री आए थे जिसका नाम था ह्वेन-सांग। वैसे तो कई कई पुस्तक में ह्वेन-सांग भी लिखा रहता है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर ह्वेन-सांग लिखा होगा, कहीं पर ह्वेन-सांग। तो इन्होंने चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में हर्षवर्धन के शासनकाल का जिक्र किया है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल का अगर आपको पता करना हो कि हर्षवर्धन के शासनकाल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, तो आप इनका यात्रा विवरण पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। कि ये प्रश्न भी आ जाता है कि ह्वेन-सांग या ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आए थे? तो आप बता सकते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में वे आए थे। तो ये यात्रा विवरण से भी हमें पता चल जाता है कि कब क्या हुआ था। यानी ये भी हमारे इतिहास जानने के स्रोत हैं। अब हमने इतिहास जानने के 3 तरह के स्रोत पढ़े। एक हमारे धार्मिक साहित्य, दूसरे धर्मेतर साहित्य, और तीसरे हमारे विदेशी यात्राओं के वर्णन। वैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी क्लास में 6th क्लास में इतना ही दिया हुआ है, और मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको बताने की। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये प्रश्न भी आपका कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो महाभारत है, ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम है। ये भी आपको याद रखना है, लंदन में है ब्रिटिश म्यूजियम। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि संग्रहालय आखिर होता क्या है, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं चलता कि संग्रहालय कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ पे भी एक प्रश्न बना दिया है कि संग्रहालय किसे कहते हैं। तो संग्रहालय जो ऐतिहासिक वस्तुएं मिलती हैं उनको सुरक्षित रखने का एक स्थान होता है, उसे संग्रहालय कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन में है, ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये प्रश्न भी आपको याद करना है। इसके साथ साथ मैंने जब आपको मैं आर्य ऐतिहासिक काल की बता रहा था, तो उसमें एक जिक्र आया था स्तूप का, कि स्तूप मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, भोजपत्र मिले हैं। तो कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है आखिर स्तूप होते क्या है? स्तूप का वैसे तो जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक टीला, बहुत बड़ा टीला। तो स्तूप का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है टीला, लेकिन उनमें स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में स्तूप जैसे देखे गए तो उनके अंदर एक डिब्बा मिला। उस डिब्बे में ज्यादातर क्या है, महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी जो उनको मानते थे उनके शरीर के अवशेष पाए गए, जैसे उनके दांत हुए, हड्डी हुई, राख हुई, या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर या सिक्के रखे मिलते हैं। तो स्तूप से भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्तूप एक तरह से टीला होता है और उसमें एक डिब्बा
रखा हुआ जिसमें ज्यादातर महात्मा बुद्ध के अवशेष मिले या उनके अनुयायियों के अवशेष मिले। एक और बहुत बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा पुस्तक जब जैसे खोलते हैं, अगर आप इंग्लिश की कोई पुस्तक खोलते हैं तो वहां पर आपको एडी और बीसी लिखा होता है, और अगर हिंदी में देखते हैं तो वहां पर आपको ईस्वी और ईसा पूर्व लिखा होता है। तो मैंने ये भी प्रश्न बना दिया है, एडी और बीसी यानी ईस्वी और ईसा पूर्व से क्या तात्पर्य है। एडी का मतलब होता है एनो डोमनी, एडी का मतलब एनो डोमनी, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब है जिस साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको कहते हैं एडी यानी कि ईस्वी। वहीं से ईस्वी शुरू हुआ, जैसे 2024 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म को इतने साल हो गए, इससे हमें पता चल जाता है। तो एडी का मतलब एनो डोमनी लैटिन भाषा का शब्द है, और ईसा मसीह के जन्म के समय को एडी माना गया। उसके बाद के जितने भी साल हुए वे आपके होते चले गए कि इतने एडी हो गया, इतने ईस्वी हो गया। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले के कार्यकाल को कहा गया बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, जिसको ईस्वी पूर्व भी लिख देते हैं, जैसे 720 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 720 साल पहले। तो इस तरह के प्रश्न आपके आ जाते हैं। देखिए मैंने प्रश्नों के आधार पर ही समझाने की कोशिश की, जिसको आपको आसानी हो जाए और उसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकें। तो हमारा कक्षा 6 का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने 2 पार्ट में आपको समझाया है। आप दोनों पार्ट के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी चले जाइए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी किताबों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कंपटीशन में इन किताबों से संबंधित ही प्रश्न मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए जैसे जैसे इतिहास में परतें खोली जाती हैं, इस तरह से टीले होते हैं, ये है, ये है, ये है, इस तरह से टीले होते हैं इतिहास में। तो जो सबसे पुराना टीला होगा ये होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नया युग आया, लोगों ने फिर अपनी बस्तियां बसा ली, उसके बाद चला गया उसमें। तो यानी जितनी नीचे परत होगी उतना ही वो पुराना होगा, और जितनी ऊपर परत होगी वो उतना ही नया होगा। जैसे खुदाई करते हैं पुरातत्ववेत्ता, तो उनसे उन्हें पता चल जाता है कि ये परत इतनी पुरानी है, ये इतनी पुरानी है, ये इतनी पुरानी समय की बात है। तो ऐसे ऐसे इतिहास जानने के स्रोत मिलते हैं। कुछ स्रोत उनकी पुस्तकें मिलती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि किस काल में क्या हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न छूट गया है, वैसे तो मैंने कोशिश की है पूरे पाठ के प्रश्न बनाकर आपको उपलब्ध कराने की। अगर आपको लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।